नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी मेंस 2020 होने वाले हैं और उसके एनालिसिस के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस बार दो मेंस लिखने की उम्मीद है, एक तो 19 वाला और 20 वाला, है ना। मार्च में आपका 19 वाला हो रहा है और जून में आपका ये 20 वाला एग्ज़ाम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ छोटी जगह पर हमारा फोकस हट जाता है, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। 1400 के पेपर्स में आप देखेंगे कि आपके एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और कहाँ फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, इन वीडियोस की सीरीज़ में हम लोग देख पाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है मेन एग्जामिनेशन में कि आपने लिखा क्या है, आपने प्रेजेंट क्या किया है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने तैयारी के दौरान फोकस कहाँ किया है। जब हम तैयारी के दौरान फोकस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें पूरा सिलेबस दिखता है, हमें उसमें मार्क्स के कैलकुलेशंस नज़र आते हैं और इन्हीं सब कैलकुलेशंस के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ। तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन को बहुत बारीक नज़र से देखने की, तो इसके मार्क्स एनालिसिस की बात हमारे सामने आती है। तो कहाँ फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे, राइट। सो आइए और इस पर नज़र डाला जाए। जो मार्क्स का कैलकुलेशन दिखता है उसकी बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि टोटल 7 पेपर्स हैं आपके, और ये तो हम सभी जानते हैं 7 पेपर्स है और इसमें टोटल 200 मार्क्स। सो आप देखेंगे 1400 मार्क्स यहाँ पर हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% ईच पेपर ऑफ 3 आवर्स। एक दिन में 2 पेपर्स होंगे मेन एग्जामिनेशन के, और इन अ सिंगल डे 2 पेपर्स विल बी देयर। सो यू आर सपोज टू गिव 2 पेपर्स इन अ सिंगल डे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 3 से 4 दिनों में, 5 दिनों में ये टोटल पेपर्स आपके फिनिश हो जाते हैं, ठीक है ना। सो पहला, दूसरा, तीसरा, सो एक दिन में 1 2 1 2 1 2 इस तरह से पेपर्स आपके होते हैं। और आइए मार्क्स का कैलकुलेशन हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा सा चार्ट है और डिफरेंट कलर से मैंने मार्क करने की कोशिश की है कि आपके सामने इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा कि पेपर का फॉर्मेट कैसे होता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। हर पेपर जो है वो 5 समझ लीजिए 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। 5 सेक्शन ऐसे समझिएगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, 4, 5 सेक्शंस होंगे। किसके अनुसार? इसकी सिमिलैरिटी यहां से आपको दिखाई देगी वर्ड लिमिट के अनुसार, ठीक है। जैसे 30 वर्ड्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन 1 में आएंगे, सेक्शन 2 में 60 वर्ड्स के आएंगे, सेक्शन 3 में 100 वर्ड्स के आएंगे, सेक्शन 4 में 125 और सेक्शन 5 में 175 वर्ड्स के आएंगे क्वेश्चन। और मैंने मार्क्स भी लिख रखे हैं यहाँ पर। 30 के लिए 30 शब्दों के लिए 2 नंबर, 60 के लिए 4 और 100 के लिए 8, 125 के लिए 10 और 175 के लिए 15 मार्क्स अलॉटेड है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको कि हर पेपर में जो लैंग्वेज का पेपर है और एसे का पेपर, ये दोनों छोड़ दिया जाए तो बाकी पेपर नंबर 3 से लेकर पेपर नंबर 7 तक, ठीक है, पेपर नंबर 3 से लेकर 7 तक यही फॉर्मेट फॉलो होगा। इसीलिए इस एनालिसिस पर फोकस करना आपके लिए ज़रूरी है कि मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे है। सो अकॉर्डिंगली आप इसको जज करके अपनी तैयारी को अंजाम दे पाएंगे। कई बार होता है कि पता चला कि 125 सभी से नहीं आ रहा है, लेकिन हम तैयारी किए जा रहे हैं 175 की या 125 की, राइट। सो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आप देखिएगा सेक्शन 1 में 30 वर्ड्स, 2 में 60। सो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये तो सेक्शन हो गया। हर सेक्शन में 3 भाग हैं। 3 भाग क्यों हैं? क्योंकि हर पेपर में 3 सब्जेक्ट्स हैं और 3 सब्जेक्ट को इन्होंने भाग में डिवाइड कर दिया। भाग 1 मतलब एक सब्जेक्ट, भाग 2 मतलब दूसरा सब्जेक्ट, भाग 3 मतलब तीसरा सब्जेक्ट। जैसे कि हम बात करें कि जीएस पेपर 1 में भाग 1 में क्या है, आपका इतिहास है। भाग 2 में क्या है, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन। और भाग 3 में क्या है, छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जीएस पेपर 4 जो कि आपके साइंस का पेपर है, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भाग 1 में, फिर मैथ्स यहाँ पर सेकंड में, और एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी भाग 3 में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो सेक्शन है ये भाग 2 में लिखा हुआ है, ये भाग 3 ग्रीन में, और ये भाग 1 और ये भाग 3, इसको भाग कहा है, हिंदी में लिखा गया, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ ये जो भाग 1 है यहां से सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे
और मार्क्स का कैलकुलेशन भी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? जैसे आप देखेंगे भाग 1 में 30 वर्ड्स वाले कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, राइट, और मार्क्स कितने हो रहे हैं टोटल इस सेक्शन में 16 मार्क्स हो रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन 1 में ही भाग 2 के लिए, भाग 2 क्या है यहां पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी, तो यहां पर मात्र 6 क्वेश्चन आएंगे और यदि 6 दूनी 12 कर दें तो 12 नंबर है टोटल, मतलब टोटल क्वेश्चन और नंबर की संख्या यहां पर दिख रही है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो 6 क्वेश्चन आएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन हिस्ट्री में आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर भाग 3 फिर से हम बात करें तो आप देख पा रहे हो छत्तीसगढ़ इतिहास है ना, तो छत्तीसगढ़ इतिहास से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 16 नंबर के क्वेश्चन। तो आपको अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपको मार्क्स पता लग रहे हैं। ये आप में से बहुत सारे छात्रों को पता होगा ऑलरेडी, लेकिन जो नए छात्र हैं या पहली बार हड़बड़ी में मेंस देने की तैयारी कर रहे हैं या जिनको जून में एग्जाम देना है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। ठीक है, फिर इसी तरह से आप देख पाएंगे ये हो गया तीनों का। तो एक पेपर में टोटल जो 30 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है वो उनकी संख्या कितनी है, 22 है। और यदि उनके टोटल मार्क्स की बात करें तो 44 मार्क्स का आपका 30 वर्ड्स। तो आपको जब तक मार्क्स नहीं पता है टोटल, तो आप प्लानिंग नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली आपको लेकर कैसे आगे बढ़ना है और किस एरिया पर फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि 44 नंबर के तो सिर्फ 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, और यदि ये 2 नंबर वाले में यदि आप गेन कर लें कि 50% तो हमें मिलेगा, ठीक है, 1 नंबर भी आप एक्सपेक्ट करते हैं मिनिमम, तो 50%, ठीक है, 50% को प्लान करें तो 22 नंबर कम से कम आपको मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, 7 पेपर हैं, 1400 नंबर का टोटल पेपर है। तो हर पेपर में यदि आप 50% भी ले आते हैं, 50% कैसे आएगा कि हर सेक्शन में यदि 50% आप कैलकुलेट कर लें तो 22 नंबर। तो इसी तरह से 50% की जब बात करेंगे तो 200 में से 100 आ गए, तो हर पेपर में 100 आ गए तो मिनिमम 700 के लायक तो आप हो ही गए। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हर पेपर में आप आगे कितना बढ़ रहे हैं। मैं जितना कह रहा हूं जरूरी नहीं कि उतने पर रुकेंगे आप, भाई इससे आगे भी बढ़ेंगे आप, है ना। आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है किसी पेपर में ऐसे में 156 160 मिल गए, तो बिल्कुल सीधे 60 नंबर का वेटेज आपको अलग से मिल रहा है। लैंग्वेज में हिंदी 100 मार्क्स का है, इंग्लिश 50 का है और छत्तीसगढ़ी 50, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदी में आप एज ले जाइए बढ़िया, 60 70 80 90 तक लाइए, फिर उधर इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी कवर करेगा, राइट। सो प्लानिंग आपको उसके अकॉर्डिंग करनी होगी। अब सेक्शन 2 की बात करें 60 वर्ड्स वाले, तो आप देखेंगे भाग 1 मतलब इतिहास से, है ना, भारतीय इतिहास से केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टोटल नंबर 20 है, राइट, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। और ये वाला सेक्शन लोक प्रशासन और राजनीति वाला जो सेक्शन है, राज व्यवस्था, वहां से 3 क्वेश्चन ही आएंगे और 12 नंबर। और फिर से यहाँ पर 5 और 20 वही, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का इतिहास है। और ऐसे टोटल क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर है 13, किसमें, सेक्शन 2 में। इसका मतलब 60 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या कुल 13 है, और नंबर देखा जाए तो 52 नंबर का यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ 44 हो गया, अब यहाँ 52 हो गया, तो 52 को यदि हम आधा कर देते हैं तो भी आपके पास बढ़िया स्ट्रेंथ है। क्लियर है? तो ऐसे करके सभी को 50-50% हमको प्लान करना है कि भाई मुझे 50% मार्क्स तो आने ही चाहिए, उसके ऊपर जितना आ जाए बढ़िया है। सेक्शन 3 में चलते हैं। सेक्शन 3 में क्या है, 100 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे और सभी सब्जेक्ट से, और हर पेपर में ध्यान रखिए 3-3 सब्जेक्ट से। इधर चार्ट के अनुसार हम समझ सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में 3-3 हर पेपर में 3-3 सब्जेक्ट्स, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, कि हिस्ट्री में से ऐसे 3 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय इतिहास के 3 क्वेश्चन आएंगे भाग 1 में, ठीक है। और ऑब्वियसली मार्क्स बढ़ते जाएंगे बिकॉज 8 का है, तो 24 हो गया। अब यहाँ से केवल 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 16 नंबर। यहाँ से सेक्शन 3 से सीजी हिस्ट्री आप देखेंगे 3 क्वेश्चन 24, क्योंकि ये दोनों सेम है, और टोटल 8 क्वेश्चन हुए, लेकिन 64 नंबर का। आप देख पा रहे हैं नंबर भी आपके बढ़ते जा रहे हैं, सो इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। अब दोस्तों एक खास बात समझिएगा, 1, 2, 3 में आप देखेंगे सभी सेक्शन में कंपलसरी क्वेश्चंस हैं जिनमें ऑप्शंस आपको नहीं मिलते। होता है ना, अथवा या और लिखा रहता है, वो नहीं है। 1, 2, 3 में सब कंपलसरी, मतलब 30 वर्ड्स तीनों से आएंगे, 60 वर्ड्स तीनों से आएंगे, 100 वर्ड्स तीनों से आएंगे। लेकिन जैसे ही सेक्शन 4 में पहुंचते हैं, यहां पर स्ट्रैटेजी चेंज होती है।
इसमें आप देखेंगे सिर्फ सेक्शन 2 से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 125 शब्द वाले क्वेश्चन केवल यहां पर आएंगे। क्लियर है? आप देख पा रहे हैं यहां मैंने नो क्वेश्चन लिख रखा है, मतलब यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां पर भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब 125 वाला केवल और केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी से आने वाला है। एक क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 आएंगे, उनमें से लिखना एक है आपको। गॉट इट? अब बढ़ते हैं 175 जो कि हाईएस्ट वर्ड लिमिट है, इससे ज्यादा वर्ड लिमिट नहीं है। ऐसे में 750 लिखना है, एक ऐसे 750 का, तो 4 ऐसे लिखना है, तो 3000 शब्दों के टोटल हो जाते हैं। राइट? अब ये इसका नंबर भी ज्यादा है। अब आउट ऑफ 2 एनीवन फ्रॉम ईच भाग, इसका मतलब यहां पर भी 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना है, यहां पर भी 2 आएंगे, उनमें से एक करना है। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप देख पा रहे हैं। मतलब 175 वाले वर्ड लिमिट में केवल इतिहास और ये वाला, मतलब ये जितना ग्रीन पट्टी में दिख रहा है, केवल यहां से 175 वाले आएंगे दोस्तों। क्लियर है? और ये जो ब्लू पट्टी है इसमें केवल और केवल 125, मतलब बीच के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से 125। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको प्लान करना है। इसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है कि मुझे किस सेक्शन पर 175, मतलब ये वाला जो सेक्शन है 175 में तैयार कीजिए। सोशियो का कोई भी क्वेश्चन 175 में आना नहीं है, तो क्यों मैं उतना डिटेल जाकर पढ़ूं? ठीक है, तो ठीक, अब आपकी प्लानिंग इससे ज्यादा क्लियर होगी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। और पाथ की यही खास बात है कि हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच और स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। क्लियर है ना? और स्ट्रैटेजी इसलिए दोस्तों मैंने हमेशा कहा है, देखिए आपके पास वेपन्स बहुत ज्यादा हैं, हथियार बड़े बड़े हैं, इससे हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, है ना? युद्ध जीतने के लिए हमें रणनीति की आवश्यकता होगी। ठीक है, स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है, और बिना स्ट्रैटेजी वेपन्स भी चाहिए हमें और स्ट्रैटेजी भी चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी बिकॉज हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। प्री के बाद आपको बमुश्किल 3 महीने मिल पाते हैं। इन 3 महीनों में आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, लिखना होता है, टेस्ट देना होता है, काफी हेडेक होता है। हाँ, बशर्ते आपकी तैयारी पहले हो चुकी हो। सीजीपीएससी प्री का फॉर्म भरने से पहले आप लगभग साल भर पढ़ चुके हैं, तब तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे बनते हैं। असंभव नहीं कह रहा हूं, है ना? हाँ, ऐसा भी नहीं कि आपने चुटकी बजाया और सब कुछ हो जाएगा, मेहनत तो चाहिए। लेकिन इस एनालिसिस से आपको यह क्लियर होगा कि मार्क्स का कैलकुलेशन क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इधर 15 मार्क्स का, तो टोटल 30 नंबर यहां पर अलॉटेड है आपको। और यहां पर 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 125 शब्दों के लिए आपको 10 नंबर और 175 के लिए 15 नंबर आपको अलॉटेड है। ठीक है, अब यदि टोटल वर्ड्स की बात करूं मैं, तो आप देख रहे हैं 30 वर्ड्स में 660 और 60 वर्ड्स में 780 टोटल, और 100 में 800, यहाँ 125 और यहाँ 350 आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हर पेपर 2715 वर्ड्स की डिमांड आपसे करता है। यूपीएससी में अब तो ज्यादा हो गया, नहीं तो पहले 3000 वर्ड से 3 घंटे में। तो मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया है आपके लिए कि 1 मिनट में आपको कितने चाहिए, 15 वर्ड चाहिए। यहां पर देखिए मैंने मिनट लिख रखा है ना? तो रेड रेड का आपस में कनेक्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, ये कनेक्शन। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हर पेपर को लिखने के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, है ना? तो 60 मिनट इंटू 3, तो 180 मिनट्स टोटल आपको मिल रहे हैं। और 180 मिनट्स में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इतना आपको लिखना पड़ता है, 2715 वर्ड्स। क्लियर है? तो इसको आप कम भी लगा लें, क्योंकि एग्जैक्ट आप नहीं लिखेंगे, तो 2500 शब्दों की बात कर लें, तो भी आप अपनी स्पीड जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो 15 शब्द, 15 वर्ड्स पर मिनट आपको तैयारी करनी चाहिए। तो घर में हाँ, इस स्पीड से लिखेंगे तो हो सकता है कि आप 10-12 शब्द भी लिख पाते हैं 1 मिनट में, तो कवर आपका हो सकता है। लेकिन आपको कायदे से प्रैक्टिस इसी चीज की करनी चाहिए। ठीक है ना? अब मैं आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? जिस तरह से मैंने समझाया आपको कि 5 सेक्शन होंगे, 5 सेक्शन मतलब वर्ड लिमिट्स के अनुसार, और भाग मतलब विषय होंगे, ध्यान रखिएगा, है ना? भाग मतलब 3 विषय, भाग 1, 2, 3 मतलब 3 विषय हैं। और पहले 5 हुआ करते थे, 2018 के सिलेबस के पहले 5 भाग हुआ करते थे। ठीक है, सेक्शन तो थे इतने। तो आप देख पा रहे हैं सेक्शन मतलब शब्द के बारे में बात हो रही है, भाग मतलब विषय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट में विषय तो ज्यादा है, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पॉलिटी और लोक प्रशासन दोनों है ना? उसके बावजूद भी इसको एक ही भाग माना जा रहा है। तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे या पबैट के क्वेश्चन आएंगे। ये थोड़ा सा अगेन स्ट्रैटेजिक इशू है, इसको फिर से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, करना क्या है,
अब मैं एक बार सब्जेक्ट्स बता दूं जो बिल्कुल नए छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं आपको तो पता ही है इन सब चीज़ों के बारे में। सो जीएस पेपर 3 हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, पॉबैड एंड सीजी इतिहास के साथ चलता है। दोस्तों हिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों ही हैं, किसी चीज़ को छोड़कर मत जाइएगा, तीनों जगह से प्रश्न आते हैं। प्रीलिम्स में आप कई बार सेलेक्टिव हो जाते हैं कि सर एंशिएंट नहीं पढ़ रहे हैं या साउथ का छोड़ दिया, विजयनगर छोड़ दिया, लेकिन मेंस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है क्योंकि सभी सेक्शन से बराबर क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखे में रखें कि सब आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो सब नहीं बनेगा दोस्तों जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरी सलाह है कि आप इसको फोकस कीजिए और बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। इसके बाद अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मैंने लिख रखा है टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन 46 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये अब दिख रहा है आपको, वो मतलब सभी में कॉमन है, राइट। पेपर 4 की बात करते हैं। पहले पेपर 4 क्या हुआ करता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट, टेक, 5 सेक्शन हुआ करते थे, 5 टोटल। मैथ्स का पूरा 200 नंबर का पेपर हुआ करता था। एनीवेज अभी कैसा है, पीसीबी एक साथ है, मतलब साइंस का एरिया कम कर दिया गया, लेकिन आई मीन सिलेबस में उन्हीं चीज़ों को काट दिया गया। मैथ्स का भी सेक्शन कम हो गया और एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी को एक साथ रखा गया है, ठीक है। तो ये पहले भी आप देख रहे हैं जो सिलेबस था आज भी वैसे ही, इसमें कम ज़्यादा नहीं किया गया है। सो उस तरीके से आपको पढ़ना ही है दोस्तों, राइट। तो ये पेपर थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है। जो बच्चे मैथ्स के नहीं हैं उनको थोड़ी तकलीफ, चुनौती हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर 5 की बात करते हैं। इसमें आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, सो भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपको पढ़ना है। और इसके साथ पहले पुराने सिलेबस में इंडियन प्लानिंग दे दिया था, जो कि ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स का पार्ट है, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। ज्योग्राफी शायद भूल गए थे ऐसा लगता है पहले, है ना, 18 के पहले, तो ज्योग्राफी अब 18 में डाल दिया, इंडियन ज्योग्राफी, क्लियर है। तो इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना है वो तथ्यात्मक भी उसमें दिखाई देता है, जैसे जनसंख्या वगैरह पूछ लिया, मिनरल्स पूछ लिया। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को एक साथ पूछेगा आपका भाग 3 में, क्लियर है। तो आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसके साथ पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसके साथ पढ़िए, मिलाकर पढ़िए। ये भी इंटीग्रेटेड अप्रोच का एक तरीका होता है। पेपर 6 की बात करें तो फिलॉसफी, सोशियो और छत्तीसगढ़ का सोशल एस्पेक्ट, मतलब छत्तीसगढ़ में सामाजिक परिदृश्य क्या है, आर्ट, ट्राइब और कल्चर कह लें तो कोई गलत नहीं होगा, राइट। फिलॉसफी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, यूपीएससी के ऑप्शनल से बहुत कुछ उठाया है। 3 ऑप्शनल हैं यहाँ पर, फिलॉसफी, सोशियो और पॉबैड की बात करें तो ये 3 बड़े बड़े ऑप्शनल थे जिनका 10% हार्डली लिया गया है। लेकिन फिलॉसफी में कुछ एरिया ऐसा है जिसको यूपीएससी में भी नहीं पढ़ा जाता, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है। कुछ किताबें हैं जैसे पाथ में लगभग सारे लेक्चर्स में इसको करा दिया जाता है, तो उन लेक्चर्स को आप देखकर समझ सकते हैं। और पाथ की खास बात यह है कि ऑनलाइन कोरोना दौर के बाद जैसे ही ऑनलाइन आए तो हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस, विकल्प आपको दे दिए हैं, जिसमें आप सिर्फ फिलॉसफी पढ़ना चाहें, सिर्फ सोशियो पढ़ना चाहें, सिर्फ पॉबैड पढ़ना चाहें, इस तरह के भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं दोस्तों, राइट। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको तीनों को मान के चलना है, पेपर 6 का है। देन पेपर 7 में हम देखते हैं कि लॉ प्लस प्रोग्राम है ना। सो लॉ में क्या है, आई मीन अलग अलग कानून इसमें दिए गए हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस वाला है, SC/SC वाला कानून है, भ्रष्टाचार वाला है, ठीक है। तो इस तरह के कानून, मानवाधिकार, इस तरह के कानून को यहाँ पर पूछा गया है। उनके क्वेश्चन बड़े फैक्चुअल हैं और प्रोग्राम्स को भी ध्यान में रखना है, नेशनल लेवल पर और छत्तीसगढ़ लेवल पर भी हमको प्रोग्राम्स को समझना है, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स प्लस वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, विश्व स्तरीय संस्था, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक की बात करें, WHO या ब्रिक्स की बात करें, IFSA की बात करें, मतलब जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन हैं उनको भी आपको पढ़ना है। रीजनल ब्लॉक्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो उनको भी आपको देखना है। अदरवाइज जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तो पढ़ना ही है। अभी तक फैक्चुअल क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा सा एनालिसिस कम से कम आप करके जाइएगा। अदरवाइज क्योंकि इस साल प्रीलिम्स में जिस तरह का लुक, जिस तरह का रुख अख्तियार किया है इन्होंने, 25 क्वेश्चन तो आपके मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले हैं, है ना। तो आप देख पाते हैं कि उन स्टेटमेंट्स में आपको लगेगा यूपीएससी की छवि नज़र आएगी और आपको लगेगा क्या टफ आने वाला है। तो मेरा मतलब यही है कि मेंस में भी आप अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्वालिटी तैयारी करके जाइए, बिकॉज मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको में भी हो सकता है यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आएँ, तो थोड़ा सा पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चंस को ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है ना।
इसके बाद स्पोर्ट्स और हाँ, स्पोर्ट्स में जैसे पिछली बार इन्होंने पूछा था रेड कार्ड क्या होता है, मेडन ओवर क्या होता है, इस तरह से इन्होंने बहुत सिंपल शब्दावलियों को पूछा था। लेकिन इस बार हो सकता है कि एनालिटिकल वाले क्वेश्चंस भी आ जाएं, आई मीन एनालिसिस वाले क्वेश्चन आ जाएं। जैसे भारतीय खेलों में आप देखेंगे नॉर्थ साइड के ही स्टेट्स का दबदबा है, या हम देखेंगे कि अचानक से महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है और उनकी उपलब्धियां भी बढ़ रही हैं। सकारात्मक चीज है, लेकिन विश्लेषण आना चाहिए कि अचानक ये हुआ कैसे। हरियाणा में आप देख पाते हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो हरियाणा में उस तरह की सुविधाएं भी प्रदान की गई है। क्या अन्य राज्यों में इस तरह की प्रतिभाएं हैं? राष्ट्रीय स्तर पर सरकार क्या कर रही है? स्पोर्ट्स को लेकर हम कितने सेंसिटिव हैं? क्या हमारे देश में वो करियर है? इसके अलावा स्पोर्ट्स की शब्दावलियां हैं, है ना, इसके अलावा स्पोर्ट्स के रूल्स रेगुलेशन है, स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको तैयार करना चाहिए। और चूंकि सिलेबस में लिखा नहीं है बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक, फिर भी चूंकि इंटरनेशनल बॉडीज़ और नेशनल बॉडीज़ को तो पढ़ना ही है, बेहतर होगा कि कुछ डोमेस्टिक लेवल पर या स्टेट लेवल पर हम कहना चाहिए, रीजनल ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो उस तरह के गेम्स को भी जैसे छत्तीसगढ़ सरकार प्रमोट कर रही है, खो खो, कबड्डी, है ना, गेड़ी, इस तरह की चीज़ें, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और नेशनल इंटरनेशनल तो पढ़ना है। इसके अलावा फिर आप देख पाते हैं कि वाडा नाडा की बात करते हैं, एंटी डोपिंग एजेंसी और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, है ना, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा सेक्शन है, इसका भाग 3 कहना चाहिए, सेक्शन तो नहीं, भाग 3, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, शैक्षणिक संस्थान। ये जो शैक्षणिक संस्थान है दोस्तों, ये अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है ना, मतलब काफ़ी एरिया कवर किया। जितने भी भारत में इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, यूजीसी या फिर हम देखें आईआईटी, आईटीआई, है ना, आईआईएम, इन सभी को इन्होंने पूछा। ट्रिपल आईटी के बारे में बात हुई है, तो सभी जितने भी संस्थान हैं उनको तो आपको पढ़ना ही है। एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी आपको देखना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह के कार्यक्रम लॉन्च कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि महिला शिक्षा से संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना? तो इन सभी सवालों का आपको एक एनालिसिस करते हुए चलना है कि क्यों और कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखना शुरू कीजिए, आप काफ़ी फायदे में रहेंगे, उस हिसाब से इसको पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन 2018 में ही पहला पेपर हुआ है, 19 अब उसका दूसरा पेपर होगा, 20 तीसरी बार होगा। तो ये पहला ही पेपर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर अवेलेबल है, लेकिन 2012 से लगातार मेन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो आपके पास फ़ायदा यह है कि उस 12 से लेकर अब तक के पेपर्स तो हैं इधर के विषयों के लिए, है ना। ये पेपर टोटली नया है, तो ये 2018 में पहली बार ये सब्जेक्ट आई मीन सिलेबस अपडेट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग पहला पेपर ही हो पाया, मतलब 1 साल का पेपर हुआ है। और 19 वाला तो जून में जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनको 19 वाला जो मार्च में होने वाला पेपर है उसका भी सैंपल आपको मिल जाएगा। मैं और भी वीडियोस में आऊँगा सैंपल लेकर, और उसके अनुसार फिर हम चीज़ों में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये एनालिसिस आपको क्लियर होगा, और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या मार्क्स का कैलकुलेशन कैसा है ना। कोई और डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, और हम अगेन उन डाउट्स पर आपके लिए मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने इस तरह की डिमांड की थी कि सर इस तरह की एनालिसिस आप ज़रूर दीजिए, ताकि हम इसको समझ सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे बाहर स्टेट्स के भी बच्चे दे रहे हैं, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी राज्य को समझने की कोशिश करें कि किस तरह से पैटर्न है। तो ये पैटर्न है आप लोग का, और बाकी अन्य स्ट्रैटेजिक मुद्दों पर हम लोग अगली वीडियो में डेफिनेटली बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस पार्ट में इतना ही। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बाकी पाथ आपके साथ है। थैंक यू।